फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस में लास्ट चैप्टर है और इससे आगे वाला चैप्टर है वो डिलीट हो चुका है। तो पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर है ये लोकतंत्र के परिणाम। उससे पहले हम राजनीतिक दल पढ़ चुके हैं और सत्ता की साझेदारी पढ़ चुके हैं, संघवाद पढ़ चुके हैं और चौथा पार्ट है ये लोकतंत्र के परिणाम। तो लोकतंत्र के परिणाम, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लोकतंत्र को श्रेष्ठ परिणाम जानने से पहले कि लोकतंत्र ही इस दुनिया में श्रेष्ठ क्यों है। तो श्रेष्ठ होने के मुख्य कारण ये है कि नंबर एक, यह नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है और समानता नागरिकों के बीच केवल तभी बढ़ सकती है जब देश में पूरी तरह से लोकतांत्रिक सरकार हो। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल ज़्यादा होती है कि गैर लोकतांत्रिक। तो इसके हम फेवर में गैर लोकतांत्रिक के फेवर में नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें नागरिकों की जो इक्वलिटी है, समानता, उसका हनन होता है। लेकिन लोकतंत्र में लोगों को समानता का अधिकार पूरी तरह से मिलता है। लोकतंत्र में व्यक्ति की मर्यादा की पहचान होती है, यानी उसकी मर्यादा को बढ़ावा दिया जाता है। उसे पूरी तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। वो अपना कोई भी संगठन बना सकता है, कोई भी काम कर सकता है, देश के किसी भी हिस्से में घूम सकता है, कहीं पर भी एजुकेशन ले सकता है। लोगों को स्वतंत्र रूप से चुनाव में भाग लेने का अधिकार होता है। तो यह व्यक्ति की मर्यादा और पहचान को बढ़ाता है। तीसरा है कि यह निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुधारता है। तो लोकतांत्रिक सरकार निर्णय लेने में भी कार्यकुशल होती है, क्योंकि उसमें एक लोगों का साझा मत होता है। अगर लोगों पे इम्प्लीमेंट होने वाले कानून लोकतांत्रिक सरकार बनाती है तो उस कानूनों को पूरी तरह से लागू करने से पहले हमारी जो पार्लियामेंट होती है उसमें सभी मसौदों पर चर्चा होती है और उसके बाद उसे अंतिम ड्राफ्ट किया जाता है। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया भी लोकतांत्रिक सरकार में ज़्यादा होती है। यह संघर्षों के समान प्रविधि को प्रदान करता है और गलतियों को सही करने की गुंजाइश भी छोड़ता है। तो इसलिए लोकतांत्रिक सरकार ज़्यादा कार्यकुशल होती है। यानी लोकतंत्र में किसी भी चीज़ का फैसला है वो इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी बात पर निर्भर निर्णय लेने से पहले उसे संसद या विधानमंडल में पास करवाना पड़ता है और सबके सुझावों पर ध्यान देना पड़ता है, उस पर बहस होती है, तब जाकर के कोई बिल कानून का रूप बनता है और उसके बाद यह कानून बन जाता है। यह एक आदमी का निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि एक आदमी का निर्णय कभी कभी गलत भी सिद्ध हो जाता है। हाँ, एक आदमी का निर्णय सही हो सकता है और उसे देश की जनता भी सही ठहरा सकती है, बशर्ते कि व्यवस्था वहाँ पे तानाशाही हो। दूसरा जो हमारा टॉपिक है लोकतंत्र के पहलू। तो राजनीतिक पहलू क्या है? तो राजनीतिक पहलू तो अभी चर्चा हम कर ही रहे थे कि लोगों को पूरी तरह से चुनाव में भाग लेने का अधिकार होता है, उनकी सहमति होती है अपने रिप्रेजेंटेटिव के प्रति और राजनीतिक समानता को सरकार भी बढ़ावा देती है। दूसरा पहलू है सोशल। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश की सभी जाति धर्म में सामंजस्य बना रहता है। तीसरा, इकोनॉमिक रूप से अगर बात करें तो कोई ऐसी विषमता नहीं होती कि जिसमें लोग अपने काम धंधे न कर सकें। इवन अगर बात की जाए जॉब की तो उसमें भी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सभी को जॉब मिलती है और अमीर और गरीब के बीच भी, यानी गरीबों के लिए भी जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो कार्यकुशल योजनाएं
चलाती हैं उनके हितों का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। जो अगला टॉपिक है वो है हमारा कि लोकतंत्र किस तरह जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। वैध सरकार वो सरकार होती है जो जनता के प्रति पूरी तरह से जवाबदेह होती है। तो जाहिर सी बात है, लोकतंत्र लोगों का शासन होता है, लोगों द्वारा निर्मित होता है और लोगों की भलाई के लिए ही कार्य करता है। और यह पूरी तरह से लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता है। लोकतंत्र में ही एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली सरकार का गठन करती है, और ऐसी सरकार ही पूरी तरह से कायदे कानूनों को ध्यान में रख करके कार्य करती है और लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। जिस दिन ऐसी सरकार विधानमंडल में अपना बहुमत खो दे देती है, उसी दिन उस सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो यह लोकतंत्र ही है जिसमें सरकार जिम्मेदारी से काम करती है, लोगों के हितों का ध्यान रखती है। किसी भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत हम सरकार के जो सभी डिपार्टमेंट होते हैं उनसे जो जुड़ी हुई जानकारी है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। लोकतंत्र में ही विरोधी दलों का भी अस्तित्व होता है। वो सरकार की नीतियों की आलोचना करके उसे और पारदर्शी और जिम्मेदार सरकार बनाने की ओर अग्रसर करते हैं। लोकतंत्र ही सरकार की वैधता को संभव बनाता है। जब भी कोई सरकार अल्पमत में आती है तो उसे बिल्कुल हर हाल में त्यागपत्र देना पड़ता है, उसकी वैधता वहीं समाप्त हो जाती है और अगली सरकार तभी अस्तित्व में आती है जब तक वो अपना चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं कर लेती। और यही चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र की वैधता पर मोहर लगाती है। लोकतंत्र ही एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें देश के चुने हुए सदस्य शासन की बागडोर संभालते हैं और सारे फैसले ही वे खुद करते हैं। लोकतंत्र में चुनाव भी स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से होते हैं। जब चाहे लोग चुनाव में शासकों को बदल सकते हैं। लोकतंत्र में ही लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसको उसके वोट का अधिकार मिल जाता है। और जबकि गैर लोकतांत्रिक सरकारों में इस तरह की बातें नहीं देखने को मिलती। लोग न तो अपने अपने संगठन बना सकते हैं, न लोगों को पूरी तरह से चुनावों में भाग लेने की छूट होती है। लोगों को अपनी समस्याएं बताने का भी अधिकार नहीं रहता। लोग अपने जो अपने अपने संघ बनाने का भी अधिकार नहीं होता। और तानाशाही सरकार को बदलने की पावर भी लोगों के पास नहीं होती, क्योंकि गैर लोकतांत्रिक सरकारों में जो सरकार का मुखिया होता है वो एक नेता होता है, तो चुनाव होने का वहाँ पे प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि गैर लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों को या तो संगठित ही नहीं होने दिया जाता, इसलिए उन राजनीतिक दलों की भी मजबूरी होती है कि वो जो तानाशाही सरकार होती है उसमें उसकी हाँ में हाँ मिलाएं। गैर लोकतांत्रिक देशों में लोगों को पूरी तरह से विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं रहती है, न ही गैर लोकतांत्रिक सरकारों में को लोग ज़्यादा ऊंचे पद प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखते हैं लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। तो लोकतंत्र की जो विशेषताएं होती हैं वही उसकी पक्ष में जो तर्क कहते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया नियमों और प्रक्रियाओं के तहत ली जाती है। पूरी तरह से लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी होती है। लोकतांत्रिक सरकार पूरी तरह लोगों के प्रति जवाबदेह होती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोग भी शामिल होती हैं। अगर विपक्ष की बात करें तो निर्णय लेने की प्रक्रिया का परीक्षण करने में पारदर्शिता, अधिकार और साधन नहीं होते। सरकार कभी कभी पूरी तरह से जवाबदेह नहीं होती। लोगों की जो मुश्किलें हैं उनका पूरी तरह से कोई भी जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं उसके रिजल्ट्स क्या होंगे तो इसके बारे में सरकार पूरी तरह से जवाबदेह नहीं होती। इसको जवाबदेह बनाने के लिए जनता ही उत्तरदायी होती है। और निर्णय लेने की प्रक्रिया में नियम और प्रक्रियाएं
कभी कभी ताक पे रख दी जाती हैं। जैसे जो भी सरकारें अल्पमत में आ जाती हैं तो बहुमत साबित करने के लिए, दोबारा से बहुमत साबित करने के लिए वो गलत हथकंडे अपना लेती हैं। लोकतंत्र में सामाजिक विविधता का समावेश कैसे होता है? तो सामाजिक विविधता नंबर 1 तो लोकतंत्र में नागरिकों को पूरी तरह से स्वतंत्रता मिलती है। यानी हमने सबसे पहले बताया था कि हर व्यक्ति अपने साथियों में सम्मान चाहता है, तो ये सम्मान केवल और केवल उसे लोकतंत्र में ही मिल सकता है। दूसरा, महिलाओं को पूरी तरह से उचित स्थान हासिल होता है। जैसा कि भारत जैसे देश में 33% आरक्षण है वो महिलाओं को मिला हुआ है, जबकि आज से जो पहले का समाज था, दुनिया भर के समाज पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। इवन हमारी वैदिक सभ्यता से लेकर के और सनातन संस्कृति से पुरुष प्रधान समाज रहा है। हमारे महाकाव्यों में भी पितृवंशिक प्रणाली का अस्तित्व था, लेकिन जब से लोकतांत्रिक सरकारें अस्तित्व में आई हैं तब से पूरी तरह से महिलाओं को समाज में उचित स्थान मिला है। महिलाएं भी अब उन चीज़ों के लिए संघर्ष कर सकती हैं जो कानून और नैतिक रूप से स्वीकार्य होती हैं। जातीय असमानता। भारत में वंचित और भेदभाव की शिकार जातियां लोकतंत्र से ही अस्तित्व में बनी रह सकती हैं। यानी जब से लोकतांत्रिक सरकारें बनी हैं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों को पूरी तरह से उनका हक मिला है। इवन अगर कैटेगरी आरक्षण की बात करें तो उनको अपने अपने कोटि के अनुसार आरक्षण मिला है। लोकतंत्र हमेशा ही श्रेष्ठ लक्ष्य, प्रोवाइडर बेटर गोल्स, हमेशा श्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त करने में भरोसा रखता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि लोग अधिक शक्तिशाली होते हैं। लोग अब उन लोगों के कामकाज के प्रति आलोचनात्मक रूप भी अपना लेते हैं जो कि सत्ता में होते हैं। वो लोग धनी और प्रभावशाली होते हैं, मुखर होकर के अपना असंतोष प्रकट करते हैं और सरकार को उनकी बातों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? तो ट्रांसपेरेंसी होता है कि लोकतंत्र में फैसले हैं वो नियम और प्रक्रियाओं के तहत लिए जाते हैं। नागरिकों को फैसले की प्रक्रिया का परीक्षण करने का अधिकार होता है, यानी वो उसके बारे में सूचना सरकार से मांग सकता है। एक बार फिर से देखते हैं कि लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसकी मेन विशेषताएं क्या होती हैं और लोकतंत्र से लोगों को किन परिणामों की अपेक्षा होती है कि क्या परिणाम लोकतंत्र के सामने आते हैं। तो नंबर 1 तो लोगों को बिना किसी डर के गुप्त मतदान के जरिए अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है। दूसरा मेन पॉइंट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर आवधिक रूप से यानी निश्चित समय पर चुनाव होते हैं। एक स्वतंत्र व्यवस्था और मुक्त और उचित चुनाव आयोजित किए जाते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि पूरी तरह से लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतंत्र में ही बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं जो सत्ता में आने के लिए संघर्ष करते हैं। लोकतंत्र में ही दबाव समूह और हित समूह होते हैं जो इस प्रणाली में अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं। लोगों के पास संविधान के अनुसार निष्पक्ष यानी संविधान जो लोकतांत्रिक संविधान होता है वो निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था देता है ताकि लोग अपने अधिकारों की रक्षा करते रहें। लोकतंत्र में ही मजबूत विपक्ष होता है जो संसद के बाहर और अंदर दोनों ही जगह सरकार पर दबाव डालता रहता है। प्रेस की पूरी तरह से स्वतंत्रता लोकतंत्र में होती है। देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता बनाई रखी जानी चाहिए, ये भी लोकतंत्र के परिणाम से आशा की जाती है। सार्वजनिक व्यवस्था और शिष्टता भी बनी रहनी चाहिए, ये भी लोकतंत्र के परिणाम से आशा की जाती है। और लोग भी पूरी तरह से जागरूक होने चाहिए, उन्हें शासन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने चाहिए।